Hello bachcho, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic, atomic structure. In that topic we are already discussing Bohr's atomic model. In previous lecture we are already completed all the postulates of all the assumption of Bohr's atomic model, जिससे हम लोगों ने मैथमेटिकल दो इक्वेशन डिराइव किए थे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर चुके थे और कहा था कि बोर्स ने अपने थ्योरी को देने से पहले बोर्स ने कुछ एजम्पशन लिए थे, बोर्स के कुछ पॉस्टुलेट थे और उनके बेसिस पे बोर्स की थ्योरी क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। जिसमें से हम लोग दो इक्वेशन लाए थे, जिसमें पहला इक्वेशन था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसको एमवीआर बोलते हैं, वो nh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दो इक्वेशन हम लोग देखे थे, इसलिए आज हम लोग का हेडिंग ये है कि मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल का आप मैथमेटिकल एनालिसिस देखो और उसके बिहाफ पे आप देखो कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इन बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग पहला देखा था बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इक्वेशन आपको पता है mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड इक्वेशन पे थे इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ then their centripetal it must be equal to their centrifugal force। अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ये इसका क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस, जिसका चार्ज जेडी होगा, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एफ सेंट्रीपिटल होगा, बाहर की तरफ एफ सेंट्रीफ्यूगल और अंदर की तरफ एफ सेंट्रीपिटल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और यहाँ से जो इक्वल बाहर की तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mv² इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जेड ई क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो कुछ चीजें हैं कि अननोन होंगी, कुछ चीजें होंगी जो नोन होंगी। फिर बोर्स ने कहा कि बोर इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, दैट इज बोर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर्स की थ्योरी क्या थी, एप्लीकेबल थी। अब दोनों इक्वेशन से हम लोग देखो, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या होगा, कांस्टेंट, ये आपको पता है 9 × 10⁻³ kg, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव करेगा और किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये आपको नहीं पता, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये रेडियस भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। n तो क्या होगा, ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, कांस्टेंट ही। h प्लैंक कांस्टेंट से 6.6 to 10⁻34 कांस्टेंट ही है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट ही। इस इक्वेशन से देखो तो v और r ही क्या है, अननोन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बोर्स थ्योरी पे बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, उसी को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपसे हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन दे दे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हीलियम दे दे, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो किसी भी गिवन एटम के लिए जेड और नंबर ऑफ एटम किस ऑर्बिट की बात करें, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगा। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, रेडियस, और अलग जैसे बोला फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, इसलिए इस रेडियस को हम लोग बोर्ड के नाम से बोलते हैं, बोर्ड रेडियस। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस केस में अगर बात किया जाए, इस केस में बात करूं तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या है, तो एक है वेलोसिटी और दूसरा क्या है, तो आइए वन बाय वन हम लोग इसी को पढ़ते हैं। पहला हेडिंग में डालता हूं कैलकुलेशन ऑफ एनी nth ऑर्बिट, मतलब n यहाँ पे क्या है बेटा, ऑर्बिट नंबर, और जिस एटम की बात करें उस एटम की बात हम लोग करेंगे।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो, अब अपने को क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो पहला देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहां से मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो जब इसमें बेटा v की वैल्यू निकालोगे तो m और r यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर कितना हो जाएगा, डिवीजन में एन एच अपॉन 2 पाई आर इंटू एम। अब इस v की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो देखो ये m बाई आर एज इट इज है, v के जगह उस वैल्यू को पुट करोगे तो क्या जाएगा, v स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आर स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। आप आर को यहाँ ले आओ, ये पूरा टर्म्स यहाँ ले आओ। अब देखो इस m से ये m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी कुछ चीजें कट रही है क्या, तो कुछ नहीं कट रही है। तब यहाँ r लाओगे तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये n स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां से सारा टर्म्स को ले आओ तो क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और r इंटू एम। तो r तो यहां ले आए ना, तो क्या बचा m। हम r को यहां ले आओ, इस टर्म्स को यहां ले आओ तो ऊपर क्या बचा, n स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे में 4 पाई स्क्वायर r, तो ऑलरेडी r स्क्वायर कैंसिल, के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में ध्यान से देखो तो कुछ चीजें वेरिएबल है और कुछ चीजें क्या है, कांस्टेंट है। अपन वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से देखो, एच स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। और इस पूरे टर्म्स को देखो तो इसमें सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ध्यान से देखो हमने क्या किया, जो वेरिएबल थी उसको अलग कर दिया, जो कांस्टेंट है उसको अलग किया। x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, e स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। चेंज क्या करेगा, तो या तो एटम अलग अलग हो सकते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है, या दूसरा एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिट हो सकते हैं, तो n क्या है, ऑर्बिट नंबर, तो n की वैल्यू अलग होता है। अपन क्या करते हैं, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये जो k है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अगर आप ऐसा यूनिट सिस्टम की बात करोगे, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। और सीजीएस में बात करोगे तो k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आइए 1 बाय 1 में सारे वैल्यू को पुट करता हूँ, फिर आप इसको देखिए। डाल दी 6.626 10⁻34 स्क्वायर, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻1 न्यूटन मीटर में ले रहे हैं, e की वैल्यू 1.6 10⁻19 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 ये कांस्टेंट है। जब इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 05.29 इंटू 10⁻11 मीटर में आ जाएगा। जब इसी को आप और शॉर्ट करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं कितना 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर कर दूं और इसको मैं एंगस्ट्रॉम में कर दूं तो ये 0.529 ये क्या जाएगा, एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं किसी भी nth ऑर्बिट के रेडियस की बात करूं, if we are talking about radius of any nth orbit like first orbit, second orbit, third orbit, तो डायरेक्टली आप n स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे एंड जिस एटम की बात करोगे आप उसका क्या लोगे, एटॉमिक नंबर। तो इन जनरल
अगर रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट की बात करूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। समझा नहीं समझा? तो बोर ने क्या काम किया कि बोर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एंगुलर मोमेंटम, तो उस ऑर्बिट का बोर्स ने रेडियस निकाल दिया। तो होगा क्या, ये एक एटम है जिसका ये बेटा रेडियस है, तो आपने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट। और एटम कैसे होते हैं, स्फेयर होते हैं ना, तो अगर आपका रेडियस r नोन है तो आपसे बेटा इसका एरिया भी पूछ सकता है कि उस एरिया का ऑर्बिट का एरिया बताओ। दूसरा आपसे इसका क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, या आपसे इसका क्या पूछ सकता है, डायामीटर पूछ सकता है। तो अगर आप रेडियस निकाल सकते हो तो बाकी तो बेसिक मैथमेटिक्स का टर्म्स बचता है। आपसे पूछे कि रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट बताओ, तो रेडियस क्या हो जाएगा r, डायमीटर पूछे तो 2r, एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम पूछे 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप निकाल सकते हो। तो पहला हमने इस दो इक्वेशन से, कौन सा इक्वेशन था, पहला बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन और दूसरा एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू k जेडी स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या निकाल दिया, बोर रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अपने को इतने बड़े इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप इसको आराम से समझ करके लिख लो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं बोर्स वेलोसिटी, देन हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक हमने क्या निकाला, रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट फॉर ए गिवन एटम। अब हम लोग निकालते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ an electron in any given velocity of electron in any given orbit। अब इस गिवन ऑर्बिट के लिए अगर बात करोगे तो पहले आपको ऑर्बिट बता दिया कि सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में निकालो। दो ही चीज तो वेरी कर सकती है, या तो एटम चेंज कर जाए तो उसका एटॉमिक नंबर जेड चेंज कर जाएगा, या दूसरा एटम का ऑर्बिट चेंज कर जाए तो एन चेंज कर सकता है। तो अभी हम लोग ने देखा रेडियस का फॉर्मूला था r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेडी स्क्वायर इंटू एम। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये फॉर्मूला है। अगर रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट की बात करूं तो ये है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेडी स्क्वायर बाई एम। ये रेडियस का फॉर्मूला है। मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देता हूं, इस r की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो देखो m इंटू आर एज इट इज रहेगा। अब क्या जाएगा, v के जगह r की जगह क्या जाएगा, m भी r है ना, m r m इंटू वी, सॉरी r के जगह पुट कर दो इसको तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर इंटू एम। कोई दिक्कत, इज इक्वल टू क्या बचा NH अपॉन 2 पाई। ये था ना एम भी आर, तो एम भी और आर की जगह हमने इसको पुट कर दिया एम भी आर, तो आर के जगह हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो आर क्या आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई के जेडी स्क्वायर इंटू एम। तो अब इक्वेशन से मुझे क्या चाहिए था, वेलोसिटी, आर को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अपने को क्या बचा, सिर्फ वेलोसिटी। अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर होगा, जस्ट मिनट बेटा। तो इस पाई से ये पाई का स्क्वायर कैंसिल, इस 2 से ये कितना हो जाएगा 2, ये m से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, n और h से n स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल। तो बचा क्या, वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो
आपको क्या मिला इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई के जेड स्क्वायर, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आ गया n इंटू एच, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन n इंटू एच। अब इसमें देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, तो मैं इसमें वेरिएबल को अलग कर लेता हूँ, तो कांस्टेंट को, तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच इंटू जेड बाई एन। ध्यान से देखो, अब अपन ध्यान से देखोगे तो ये सारे वैल्यू क्या है कांस्टेंट। हाँ, एक चीज मुझे फिर से रिकॉल कराना था कि अगर इस के की बात करोगे, यहां मैं लिख देता हूं, अगर इस के की बात करोगे जिसको के बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक कांस्टेंट, देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज सेकंड लेक्चर में मैंने, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो इसकी दो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ये न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर में होती है, ये ऐसा यूनिट सिस्टम की वैल्यू है। और इसी का सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात करोगे तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 होती है, ये होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर अर्ग स्क्वायर। तो सीजीएस में बात करोगे तो के की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, और इस वैल्यू में जब सारे वैल्यू को आप डालोगे बच्चों तो ये 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये सारा कांस्टेंट की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं, आपको पता है पिछले क्वेश्चन में रेडियस वाले में मैंने सब की वैल्यू डाला था, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू सीजीएस में लोगे तो 1, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिट की जो बोर्स ऑर्बिट है ये हम लोग सीजीएस यूनिट सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h 6.626 × 10⁻34, तो वैल्यू इतना जाएगी। तो इन जनरल अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट पूछे तो क्या लगा देंगे 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ना, दैट विल बी योर आंसर। और जिस एटम की बात करेगा तो उस एटम का जेड बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और जिस ऑर्बिट की बात करेगा तो देखो ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट हो जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर व्हाइल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ऑर्बिट नंबर। समझ में ना? तो इलेक्ट्रॉन जितना हायर ऑर्बिट में होगा उतना स्लो स्पीड से मूव करेगा, और जितना लोअर ऑर्बिट में होगा उतना फास्टर स्पीड से मूव करेगा। आप लिख लो इसको। बेस्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। दो फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूसरा है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में। बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन की कैसे फॉर्मूले को यूज करना है, जो भी क्वेश्चन दिया उसमें। हम लोगों ने दो इक्वेशन अभी पढ़ा है, रेडियस ऑफ एनी बोर्थ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्थ ऑर्बिट। तो रेडियस क्या था, फॉर्मूला रेडियस 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में था, दैट इज योर रेडियस। एंड वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी 2.18 इंटू 10⁻⁴ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस यही दोनों फॉर्मूला हमने सीखा था। एन क्या है ऑर्बिट नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, रेडियस एंगस्ट्रॉम में है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 1। तो पहला कह रहा है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, तो r1 इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, तो ऑर्बिट नंबर 1 का स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस विल बी योर आंसर। सेकंड कह रहा है सेकंड बोर्स ऑर्बिट, r सेकंड
तो ये 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1, तो सीधा सीधा आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई 4, तो यह आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.116 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है थर्ड बोर्थ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ थर्ड बोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू कितना है थर्ड, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/1, तो आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई 9, तो यह जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो आपको आराम से उस फॉर्मूले में इसको पुट करने हैं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोर्ड्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की बात किया है तो सबके लिए जेड कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्बिट n1, सेकंड ऑर्बिट n2, थर्ड ऑर्बिट सेकंड 3, तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 2.116 एंगस्ट्रॉम, 0.529 मल्टीप्लाई 9 तो 4.761 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन एंड फिफ्थ बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, तो कह रहा है बेरिलियम आयन के थर्ड बोर ऑर्बिट की बात करो एंड लिथियम के फिफ्थ बोर ऑर्बिट की बात करो और उसका रेडियस रेशियो निकालो। तो दोनों का इंडिविजुअली हम लोग 1/1 निकालते हैं, फिर रेडियस रेशियो निकालते। कोई दिक्कत? आइए मैं नेक्स्ट कह रहा है थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, तो रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट किसका बेरिलियम आयन Be+3 आयन, और दूसरा कह रहा है रेडियस ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन Li+2। तो पहले n और z तो पता कर ले। तो बेरिलियम मैंने कहा था जो एटॉमिक नंबर होगा उससे कम चार्ज होगा, इसके लिए z हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम z कितना हो जाएगा 4, और लिथियम के लिए z हाइड्रोजन हीलियम लिथियम z 3 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट तो n कितना होगा 3, और फिफ्थ ऑर्बिट तो n कितना होगा 5। तो दोनों किस आयंस और किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इससे हम लोग उसका कॉरस्पॉन्डिंग n और z क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.529 इंटू n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाई z कितना 4, और इसका करोगे तो 0.529 इंटू n स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर अपॉन z कितना 3, तो यह आ जाएगा 0.529 इंटू 25/3, यह आ जाएगा 0.529 इंटू 9/4। अब बार बार इसको ना लिख कर इसको मैं R1 ले लेता हूं और इसको मैं R2 ले लेता हूं, तो रेडियस पूछा है R1/R2, तो देखो 0.529 0.529 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सीधा देखो कितना जाएगा 9/4 अपॉन 25/3, तो 9/4 मल्टीप्लाई 3/25, तो यह आ जाएगा 27, आगे मैं इधर लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 27/100, दैट विल बी योर आंसर। मुझे पता था, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा कि मुझे पता है रेडियस रेशियो निकालना है, तो कई चीजें तो कैंसिल होंगे, तो 0.529 0.529 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया 4/9 मल्टीप्लाई 3/25, तो 27/100, दैट विल बी आवर आंसर। तो आपसे एटम दे देंगे और ऑर्बिट नंबर दे देंगे, या तो उसकी रेडियस पूछ सकते हैं और वेलोसिटी पूछ सकते हैं। अभी हम लोग यही दो चीज कर रहे हैं, यही दो चीज अपने से पूछे जा सकते हैं। याद है जब हम लोग बोर्ड पोस्टुलेट कर रहे था तो कहा था कि जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो सबसे जो और न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसको बोलते थे ग्राउंड स्टेट, और ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। वहां पे एक वर्ड लैंग्वेज में आ गया था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट दैट मींस वो थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो जो एक्साइटेड स्टेट होगा उससे एक ज्यादा क्या होगा ऑर्बिट नंबर होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में तो है ही, अब वो इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, आप आराम से देख लेना। थर्ड क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं।
कह रहा है थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, तो n की वैल्यू कितनी है थर्ड, और लिथियम के लिए z कितना हो जाएगा थर्ड। पूछा क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड किसके लिए Li+2 के लिए, तो ये 2.18 इंटू 10⁻⁸ इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो z की वैल्यू भी 3 और n की वैल्यू भी 3, तो पुट कर दो 2.18 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 3/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन बस दो ही चीज आपको केयरफुली करना है, किस ऑर्बिट मतलब उसका n निकालो, किस एटम मतलब उसका z निकालो, बाकी आपको फॉर्मूले में पुट करने, इसलिए मैंने फॉर्मूला मिटाया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप आराम से लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहां देखना बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम आयन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से देखना, ये फिफ्थ ऑर्बिट नहीं बोला है, क्या बोल रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो ऑर्बिट नंबर क्या होगा एक्साइटेड स्टेट +1, तो इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और बेरिलियम आयन तो z कितना हो जाएगा 4। क्या पूछा है वेलोसिटी, बस यही लैंग्वेज समझना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड, सेकंड मतलब थर्ड, थर्ड मतलब फोर्थ, फोर्थ मतलब फिफ्थ, फिफ्थ मतलब सिक्स्थ ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 6 हो गया, और बेरिलियम आयन तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो z कितना हो गया 4। अब देख लो वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है z/n, तो z की वैल्यू कितना 4/6, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, तो 2.18 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 10⁸, दैट विल बी आवर आंसर। करोगे दिया जाएगा 1.44 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट विल बी आवर आंसर। बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है जो आपको डिफिकल्ट है? बेटा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो और आप उसको सॉल्व करो, वन बाय वन में एवरीथिंग एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन। इसी क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 + 1 3 हो गई बेटा, और लिथियम आयन के लिए बात करोगे तो Z कितना हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा क्या है रेडियस, तो R ऑफ NH इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z, तो आप पुट कर दो 0.529 इंटू 9/3 एंगस्ट्रॉम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 587 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी योर आंसर। मतलब जितने लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम बन सकते थे ना, मैं आपको वन बाय वन वही कर रहा हूँ। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन। क्या पूछा है बेटा, रेडियस रेशियो पूछा है, आप आराम से निकाल सकते हो, पहले वन बाय वन दोनों का निकाल लो, वन बाय वन आप दोनों का निकालो, फिर उसका रेडियस ले लो। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीजें कैंसिल होंगी। तो कह रहा है रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको मैं R1 ले लेता हूं और इसको मैं R2 ले लेता हूं। तो जब R1 की बात करोगे, कह रहा है बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू 3 और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1, तो ये 0.529 n²/z, तो 3 का स्क्वायर बाई 1, तो यह आ जाएगा 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। और इसके लिए बात कर लो, R2 के लिए बात कर लो, तो ये आ जाएगा लिथियम आयन 0.529, क्या कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू 2 और लिथियम आयन के लिए तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू कितनी है 3, n²/z, तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम। अब रेडियस रेशियो लेना है तो डिवाइड कर दो, तो 0.529 कैंसिल, तो ये रेडियस रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू 9/4/3, तो यह आ जाएगा 27/4, दैट विल बी योर आंसर।
तो हम लोग को बोर्स के बेसिस पे, बोर्स का यही तो कामयाबी था कि रदरफोर्ड ये सब चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन बोर्स थ्योरी से अगर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस है तो उसका एरिया निकाल सकते हो, डायमीटर निकाल सकते हो, वेलोसिटी क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, कुछ भी रेडियस से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और दूसरा बोर्स वेलोसिटी निकाल सकते हो। आइए इसी का नेक्स्ट पास हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं energy of electron in any particular atom for any atom। किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। समझो ये कोई एक ऑर्बिट है, ये उसका न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा Zd, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। न्यूक्लियस से ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा दैट इज योर r। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन ए इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट then it possesses two types of energy। First energy, it is due to movement of electron, velocity of electron, that is called kinetic energy, and second type of energy that is called two charge system, energy of two charge system, because attraction between nucleus and upcoming electron, that is your called potential energy। आपको देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया था। If two charges are placed at a distance r, then their energy between these two is called potential energy, जिसकी वैल्यू था k q1 q2 upon r। लिखना, एक सेंटेंस लिखना। इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट possess two type of energy। Electron in any particular orbit possess two type of energy। First one is your kinetic energy। It is due to electron in any particular orbit possess two type of energy। First one is your kinetic energy। It is due to velocity of electron। It is due to velocity या motion of electron, और इसकी जो वैल्यू होगी kinetic energy it is equal to half mv square। That is your kinetic energy। The second type of energy that is called potential energy। The second type of energy that is called potential energy। इसमें लिखना आप, it is due to charge system of, it is due to charge system of nucleus and outermost electron। It is due to charge system of nucleus and outermost electron, और इसकी जो वैल्यू होती है वो k q1 q2 अपॉन r के इक्वल होते हैं। और अगर आप सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात करोगे, इन सीजीएस यूनिट सिस्टम की, तो k की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा q1 की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze इंटू ई बाई डिस्टेंस r, तो लिख सकता हूं Zd स्क्वायर बाई r। तो फर्स्ट एनर्जी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वायर, एंड सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड k Zd स्क्वायर बाई r, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे साइन अपोजिट माइनस साइन होगा, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव साइन, और दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, ये नेगेटिव साइन ये नहीं बताएगा कि एनर्जी नेगेटिव होगी, इट नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट देयर इज ए अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड अप इलेक्ट्रॉन्स। इट डजंट मीन कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इज नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट attraction between nucleus and outermost electrons। When we add these kinetic and potential energy, we will get total energy। तो मैं थर्ड अगर निकालूं, total energy, it is summation of all type of energy, summation of all type of energy, these are kinetic
लिख देता हूँ पहले, दीज आर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐड कर दो, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर। अब अपने को क्या करना है, एक रिलेशन देखना। हम लोग इक्वेशन सेकंड, बोर्ड्स में सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज द सेकंड इक्वेशन बोर्ड्स का जो हम लाए थे। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, और इन सीजीएस के की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 की। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेडी स्क्वायर बाई आर। अपने को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हाफ एम वी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ हाफ, 1/2 से दोनों तरफ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर, 1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूं, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जेड के हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत, इसके जगह में इस वैल्यू को पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर। तो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, जेडी स्क्वायर बाई 2r। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेडी स्क्वायर बाई 2r, जेडी स्क्वायर बाई 2r, दैट इज योर टोटल एनर्जी। तो एक बार हम तीनों एनर्जी को लिखते हैं और कंपेयर करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आई ये निगेटिव आई। तो टोटल एनर्जी में जो ये निगेटिव साइन है, इट इंडिकेट attraction between nucleus and electron. It doesn't mean कि total energy of atom in any particular orbit is zero. इसका मतलब है कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपोजिट है और उनके बीच में अट्रैक्शन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी माइनस हाफ एम। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिख दो तो काइनेटिक एनर्जी आ गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। टोटल एनर्जी कितना आ गया, तो टोटल एनर्जी आ गया माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाई आर। इन तीनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इन दोनों में जब रिलेशन देखोगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो, देखो इस टर्म्स को देखो, ये क्या है, जेड इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 इंटू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग फॉर्मूला बाय एग्जैक्ट रेशियो पे आएंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है बेटा तो उसकी दो टाइप ऑफ एनर्जी होगी। एक तो उस ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका काइनेटिक एनर्जी होगा जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जिसको सब्स्टिट्यूट करके मिल रहा है जेडी स्क्वायर अपॉन 2r। और दूसरा टू चार्ज सिस्टम, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, एंड दो चार्ज सिस्टम के बीच में जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ k q1 q2 अपॉन r होता है। चार्ज साइन के साथ लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ऑफ जेडी इंटू जी, तो माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू।
लिख दिया नेगेटिव साइन इंडिकेट अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट नेवर इंडिकेट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। एंड टोटल एनर्जी की बात कर दूं तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा टोटल एनर्जी। इन दैट केस हम लोगों ने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाफ एम वी स्क्वायर को इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पुट कर दिया तो आ गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? इसी के बेस में हमने देखा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा हाफ। तो अगर अपने से पूछे कि रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक पोटेंशियल प्लस टोटल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी के बीच में अगर रिलेशन पूछे तो अगर मैं रिलेशन लिखूं काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी इनटू टोटल एनर्जी, इसकी वैल्यू को डाल दो तो जेड ई स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 1 और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इनटू टोटल एनर्जी। तो ये रिलेशन समझ में आया? तो आपसे ये रिलेशन निकल गया ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का माइनस है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या है डबल। इतना समझ में आ गया? तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला वाइज बनाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, अब आपसे डायरेक्टली काइनेटिक पूछे तो भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल पूछे तो भी निकाल सकते हो, जनरली आपसे पूछे जाएंगे टोटल एनर्जी। तो एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट। आइए हम लोग इसको फॉर्मूला वाइज निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट। इतना तो याद रहेगा। और टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r और यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट। तो हम लोगों को यही निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी कितना आ गया बेटा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। अब देखो रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट में हम लोग r की वैल्यू निकाल चुके थे। r का वैल्यू क्या था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर इंटू m। ये रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट था। तो यहां से मैं इस r की वैल्यू को पुट कर देता हूं। जब आप r की वैल्यू पुट करोगे तो देखो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू नीचे में आ जाएगा बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बाकी ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर इंटू एम। आराम से होगा ना कि मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और ये आर की कौन सी वैल्यू है तो हम लोग रेडियस ऑफ एनी nth बोर्ड ऑर्बिट में निकाल चुके थे। आर की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर बाई एम। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है क्या? चलो नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं इसको साथ में लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी जिसको ई रेडी एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट की बात करते हैं तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये क्या आ गया ध्यान से देखना 2 जेड ई और ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 पाई स्क्वायर ये जेड तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू एम अपॉन नीचे में क्या आ गया एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब इसमें देखो कुछ चीजें वेरिएबल है कुछ चीजें कांस्टेंट है। अपन वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इक्वल टू देखो 2 कांस्टेंट है जेड एटॉमिक नंबर चेंज करेगा e टू द पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन नीचे में h स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन क्या बेटा n स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा। और जब इस सारी वैल्यू को आप पुट करोगे तो एनर्जी के कई सारे यूनिट आएंगे। एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देख चुके हैं, जूल भी देख चुके हैं, कैलोरी भी देख चुके हैं, किलो कैलोरी भी देख चुके हैं। तो जनरली ज्यादातर आपको ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। और जब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन था ना तो बेटा माइनस साइन तो रहेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी यूनिट होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
तो इन जनरल अगर आपसे पूछे एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इक्वल टू तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं आप, क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इक्वल टू हो जाएगा -13.6 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये किसमें आ गया? जूल में। अब जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको -13.6 मल्टीप्लाई 1.6 ये जाएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जूल पर एटम में आ जाएगा। तो यूनिट का ये सिंपल क्या है? यूनिट का कन्वर्जन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करोगे तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा। जूल की बात करोगे तो कुछ नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁻7 क्या जूल, तो आप निकाल सकते हो। और 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी होती है, तो इसको आप कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जिस फॉर्मेट में आपसे पूछिए आप उस यूनिट के फॉर्मेट में निकाल सकते हो। फॉर्मूला यही रहेगा, कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी कन्वर्जन ऑफ क्या होगा? यूनिट होगा। जनरली कुछ यूनिट एनर्जी के होते हैं, जैसे जूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, कैलोरी होते हैं, किलो कैलोरी होते हैं, अर्ग होते हैं। इसके फॉर्मेट पूछेगा, आप निकाल देना, मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.1 जूल, तो 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 4.18, इसको 4.18 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी? कैलोरी में आ जाएगा। और 1 जूल, अब इसको 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 अर्ग, तो इसको करोगे तो 7 अर्ग के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो नट सेल में आपको फॉर्मूले यही आएंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्थ ऑर्बिट इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप पर मोल पूछे तो मल्टीप्लाई बाई एन। अगर इसी फॉर्मूले को अगर मल्टीप्लाई बाई एन कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत? तो अब ध्यान से देखो कि जैसे जैसे जो एनर्जी है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने से बढ़ेगा, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। लेकिन एनर्जी निगेटिव है, यहाँ पे जो साइन है वो क्या है बेटा? निगेटिव है। दैट मीन्स कि अगर जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी ना, लेकिन अगर माइनस में वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ये मोड ऑफ एनर्जी की बात कर दूं और एनर्जी की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जेड स्क्वायर। तो किसी एटम का अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एनर्जी क्या हो जाएगा? कम होगा। और दूसरा, अगर सेमी एटम का अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ा तो ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी होगी। निगेटिव में वैल्यू बड़ी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। समझ आना? तो एक समरी पॉइंट करके नोट करके लिखना, मैं एनर्जी बेस में लिखा दे रहा हूं, लिखना यहाँ पे। As the distance of electron from nucleus, as the distance of electron from nucleus increases, value of n increases. As the distance of electron from nucleus increases, value of electron increases. And energy of that electron also increases. And energy of electron also increases. Second point, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो जो ऑर्बिट इनफाइनाइट में होंगे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा। फॉर ए गिवन एलिमेंट या फॉर ए गिवन एटम, their energy will be constant. For a given atom मतलब z कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी कांस्टेंट होगा। कब तक? जब उसका ऑर्बिट नंबर क्या होगा? कांस्टेंट। फॉर ए गिवन एटम their energy will be constant as long as their orbit number constant।
एज लॉन्ग एज देयर ऑर्बिट नंबर विल नॉट चेंज। एंड लास्ट पॉइंट लिखना, एट इंफिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। एट इंफिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। समझ में आया? तो ये जो एनर्जी ऑर्बिट जेड और एन के चेंज करने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग एक एटम के लिए ये एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हेडिंग डालिए एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, आपको क्या निकालना एनर्जी? तो एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में है। लेकिन आप चाहते हो हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें, तो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इस फॉर्मूले को अगर आप मॉडिफाई कर दो तो एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन दिया जाएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की निकालो, अगर n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकालो, तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर n इज इक्वल टू 2, अगर एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट निकालो तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालूं तो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्या हो जाएगा? -13.6 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो यह जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर n इज इक्वल टू 4 के लिए निकालोगे तो एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट -13.6 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। यह आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और n इज इक्वल टू एट इन्फिनिटी पे निकालोगे तो एनर्जी एट इन्फिनिटी -13.6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ध्यान से देखना कि अगर हाइड्रोजन एटम के लिए आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे लोएस्ट एनर्जी कितनी है? -3.4। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी कितना है? 0। तो जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा हाइड्रोजन का, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो अगर मैं पूछूं हीलियम एटम का बताओ, तो हीलियम एटम का क्या हो जाएगा? -13.4। जेड की वैल्यू चेंज कर जाएगी। अभी जो हमने वैल्यू निकाली है वो किसका निकाला है? -13.4। और इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी ऑफ एनी एटम निकल जाएगा। तो अगर एनर्जी ऑफ एनी एटम आपको निकालना है तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दो जेड स्क्वायर से, आप निकल जाएगा। अगर ये वैल्यू आपको पता है -3.4 -1.5 -0.85 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप आराम से इसको 1 बाई 1 क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो किसी भी अदर स्पीशीज का, किसी भी अदर एटम का आपको एनर्जी जिस ऑर्बिट के लिए निकालना होगा, तो जिस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी निकालनी है, उस हाइड्रोजन के उस ऑर्बिट की एनर्जी को आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात कर लूं कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयंस, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन की बात कर लो। तो किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं? हीलियम आयन की। तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2। हीलियम के लिए तुमको पता है जेड की वैल्यू 2 हो गई। अब हाइड्रोजन के लिए और किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं? एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू कितना है? 2। अब हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी कितना है? ध्यान से देखो -3.4। तो यहाँ पे निकालो एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू -3.4 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर मतलब 4, तो यह आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको हाइड्रोजन का ये एनर्जी याद है, फर्स्ट में -13.6, सेकंड में 3.4, थर्ड में -1.5, फोर्थ में -8.5, तो इसी ऑर्बिट को जिस एटम के लिए निकालना है, अगर आप उस एटम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप आराम से एनर्जी ऑफ एनी nth फोर्थ ऑर्बिट निकाल देते हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आप देखो कि फर्स्ट एंड सेकंड में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये निगेटिव में छोटी वैल्यू होगी तो ये एनर्जी ज्यादा है।
तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितना करेगा, अब एनर्जी निकाल चुके हैं, तो E2 माइनस E1 वही किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। जो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला देखा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। फिर दूसरा देखा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड जो टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होता है, जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी का सेकंड टर्म्स होगा। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ था, एंड काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ। अब एक तीन छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम आयन फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब आराम से देखना, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लिथियम आयन, तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। लिथियम आयन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब अगर सेकंड ऑर्बिट होता तो n की वैल्यू 2 लेते, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू कितनी होगी, जितना एक्साइटेड स्टेट है उससे एक ज्यादा होगा, तो जो n की वैल्यू होगी ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो -13.6 जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, कैंसिल 1, सीधा सीधा आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट विल बी योर आंसर। बस जैसे रेडियस में था, जैसे वेलोसिटी में था, वैसे आपको एनर्जी में निकालना है, और माइनस साइन के साथ ये फॉर्मूला है। तो जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी माइनस में बढ़ेगा, मतलब एनर्जी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी पूरी टर्म माइनस में छोटी होगी, मतलब एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसी भी एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी इन्फिनिटी पे जो 0। बस इसी बेस पे आपको क्वेश्चन लगाना है, आप इसको लिख लो। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो हीलियम आयन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन हीलियम Hi+1। तो इस एटम के लिए जो जेड की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कह रहा है, तो पहला के लिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। दूसरा ये किसके लिए, n की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दूसरा कंडीशन में जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। एनर्जी निकालो, तो एनर्जी ऑफ ये सेकंड ऑर्बिट E2 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन n का स्क्वायर कितना 4। इसके लिए निकालो थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो E3 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। आप E2 बाई E3 करोगे, रेशियो पूछा है आपसे, तो अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगर आप E2 बाई E3 निकालोगे बेटा, तो -13.6 -13.6 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/9, तो रेशियो आ जाएगा 9:4। दैट विल बी योर। तो आपसे कुछ भी पूछे इसी टर्म्स पे होगा। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। कभी आपसे इलेक्ट्रॉन जूल में पूछते तो क्या करोगे उसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, उससे मल्टीप्लाई करते आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात मैं करता हूं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट टोटल एनर्जी। पहला कह रहा है बेटा टोटल एनर्जी निकालो, मतलब आपको T निकालना है। काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो एक बार रिलेशन कोरिलेट कर दो, तो जो टोटल एनर्जी था वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, और जो टोटल एनर्जी था वो 2 टोटल एनर्जी बाई 2
पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 था। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, दोनों साइन माइनस होते हैं। किसका निकालना है? तो फॉर सेकेंड बोर्थ ऑर्बिट, तो n की वैल्यू कितनी है? 2। किस एटम के लिए? तो एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो z की वैल्यू कितना है? 10। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल दो। तो एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, तो 10 का बेटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस 13.6 मल्टीप्लाई 100/4। तो ये कितना हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे? तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप निकाल सकते हो। तो ये आपको क्या निकल गया? दैट वैल्यू इज द एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। आप कहोगे सर किसी भी एटम के लिए निकालना है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, ध्यान से देखना, सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो आप कहोगे सर ये भी तो फॉर्मूला लगा देंगे, एनर्जी ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। मैंने कहा ये भी सही है, और इससे पहले ही हमने देखा कि हाइड्रोजन के केस में सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी थी वो -3.4 था। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो फॉर सेकेंड, -3.4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -304 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये आसानी तो ये जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना था? -13.6, सेकेंड ऑर्बिट में कितना था? -3.4। तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्या निकल गया? टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये आ जाएगा प्लस 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किसका निकल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं बात कर दूं, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो ये 2 मल्टीप्लाई 340, ये आ जाएगा 680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दैट विल बी आवर आंसर। तो आराम से इसमें तीनों एनर्जी पूछा था आपसे, काइनेटिक भी पूछा था, पोटेंशियल भी पूछा था, टोटल भी पूछा था। तो पहले हम लोग अपने फॉर्मूले से टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये माइनस में था तो माइनस लगाओगे तो प्लस आ जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये विल गेट योर आंसर। आप आराम से समझ के कर सकते हो। आइए इस पे बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं एनर्जी ट्रांजिशन आपको बताता हूँ। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 - 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है, ये नहीं पता है कि एटम कौन सा, एटम आपको दिया हुआ इन हाइड्रोजन एटम। इन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और एनर्जी सीरीज हम हाइड्रोजन एटम के लिए देख चुके थे। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की बात करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की बात करोगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की बात करोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये अपने को पता है। और किसी भी एटम का निकालना हो तो इसी ऑर्बिट में आप क्या करो? मल्टीप्लाई बाय देयर एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आप उस एटम के लिए निकाल सकते हैं। तो कह रहा है फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, मतलब उस ऑर्बिट नंबर आप बताओ, मतलब टोटल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताओ। तीन चीजें आपसे पूछा। गिवन क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखना, क्लियर है? तो इससे मैं क्या निकालूं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये रिलेशन अपन देख चुके हैं। तो ये आ जाएगा -6.8 डिवाइडेड बाई 2, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी एटम का, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ध्यान से देखो ये सेकेंड ऑर्बिट में होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्बिट नंबर होगा, ऑर्बिट नंबर n की वैल्यू ये क्या हो जाएगा? 2। आप कहोगे सर ये तो आपने बताया तो ना, वैसे कैसे निकालेंगे? तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, आप जानते हो। चलो पहले निकालते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी अगर देखते हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी।
अब ऑर्बिट नंबर कैसे निकालते थे, तो आप जानते हो E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये एनर्जी आपको पता है कितना, -3.4 पुट कर दो, -3.4 इज इक्वल टू -13.6, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर 1/n की वैल्यू चाहिए। जब इससे सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा 4 टाइम्स, तो इससे आपको जो वैल्यू आ गई n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इससे n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो ये कैलकुलेशन में आपको टाइम जाएगा ना, अगर आप इतना याद रखते हो तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ऑर्बिट नंबर कितना है, सेकंड। हम आराम से कैलकुलेट कर लिए। पोटेंशियल एनर्जी गिवन था, उससे टोटल एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। अब पोटेंशियल टोटल एनर्जी को मैच करके देख लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ये तो फार्मूले से निकाल लिया। काइनेटिक पूछा था तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, इससे निकाल लिया। नेक्स्ट आपसे पूछा रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताओ, तो रेडियस का क्या फार्मूला था, r ऑफ एनी n इक्वल टू 529 n स्क्वायर बाय z। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तो n की वैल्यू निकली है सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 2, तो पुट कर दो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू कितनी 1, तो सीधा सीधा 0.529 मल्टीप्लाई 4, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 4 जा 36, कैरी कितना 3 1 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.116 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी आवर आंसर। 9 4 जा 36, कैरी कितना 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 5 4 जा 20 और एक 21, 3 डिजिट का डेसिमल दोगे तो जाएगा 2.16 इलेक्ट्रॉन्स। इतना तक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कभी भी तीन चीज बोर्ड्स हम लोग निकालते हैं, बोर्ड्स रेडियस, बोर्ड्स वेलोसिटी, बोर्ड एनर्जी। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। आप फॉर्मूला याद रखना, यूनिट ध्यान रखना। रेडियस एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं, रेडियस एंगस्ट्रॉम में था, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर जूल में है तो आप जूल के लिए क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाए। इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने बोर पार्सुलेट्स में देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर कोई ट्रांजिशन हायर टू लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जो भी रेडिएशन होगा दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी रेडिएशंस होंगे दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेवलेंथ। चलो खुद से अज्यूम करते हैं कि ये आपका लोअर एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, और कोई भी ये एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। मतलब जो ग्राउंड स्टेट होगा वो लोअर होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो ऊपर होगा वो एक्साइटेड स्टेट होगा। अगर समझो कोई इलेक्ट्रॉन पहले 2 पे है तो उसके लिए एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी कौन सा होगा, 3 4 5 6। तो जो लोअर ऑर्बिट है ना उसको जनरली हम n1 से मैं डिनोट करता हूं, और जो हायर होगा उसको n2 से डिनोट करता हूं। तो अगर ये ट्रांजिशन ध्यान से देखना, अगर लोअर टू हायर ऑर्बिट हो रहा है तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस केस में जो एनर्जी होगा बेटा वो एब्जॉर्ब होगा। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो दोनों ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा ई, जो होगा वही आपकी एब्जॉर्ब एनर्जी होगी। दूसरा इसके पैरेलली अगर मैं केस बताऊं कि समझो दिस इज योर हायर ऑर्बिट, दिस इज एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। और अगर इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट अगर आ रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, इस केस में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। इसको मैं ले लेता हूं n1, इसको मैं क्या ले लेता हूं n2। ध्यान से देखो, जो भी ये एब्जॉर्ब और जो भी ये रिलीज एनर्जी होगी, इस केस में एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ये भी डेल्टा ई के बराबर होगा। और दोनों केस में जो डेल्टा ई की वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चेंज इन एनर्जी हमेशा हायर माइनस क्या करेंगे, लोअर। तो ट्रांजिशन आइदर कहां से कहां हो सकता है, लोअर टू हायर ऑर्बिट और हायर टू लोअर ऑर्बिट हो सकता है, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो दोनों एनर्जी ऑर्बिट का डिफरेंस होगा। उस टाइम हम लोग ये बात इसलिए नहीं कहते कि मुझे एनर्जी का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं पता थी, लेकिन अब पता है कि अगर हायर ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
और जिस एटम की बात करेंगे उसका z लेंगे, जिस ऑर्बिट की बात करेंगे उसका n लेंगे। तो जो होगा या तो एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब होगा या तो एनर्जी रिलीज होगी। दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो भी एनर्जी होगी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा और ये एनर्जी हमेशा एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट होगा। और देखो हायर ऑर्बिट को मैंने n2 से डिनोट किया था और लोअर ऑर्बिट को मैंने n1 से डिनोट किया था। इसी को कह सकते हो E2 माइनस E1। ये जिस ऑर्बिट को बात करें, क्वेश्चन में कहेगा कि हाई एक्साइटेड स्टेट फोर्थ है तो एनर्जी फिफ्थ में जा रही होगी, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में जा रहा होगा, ग्राउंड स्टेट से जा रहा होगा तो 1 2 फिफ्थ जाएगा। तो हमेशा E1 E2 नहीं लेना, मैंने लिख दिया हायर ऑर्बिट को n2, लोअर ऑर्बिट को क्या लिया n1। n1 n2 फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट नहीं है, हायर लोअर को लिया है। तो अगर हायर ऑर्बिट का एनर्जी लिखोगे तो क्या जाएगा फॉर्मूला -13.6 z स्क्वायर, हायर का एनर्जी ऑर्बिट क्या है n2 का स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला का साइन ये लिख लो एनर्जी, और इसका एनर्जी की बात करूं तो -13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। दोनों बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा, ध्यान से देखना। तो इस केस में जो डेल्टा ई चेंजिंग एनर्जी है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं प्लस वाले को पहले लिख दूं तो आ जाएगा 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। अब 13.6 z स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लो बेटा तो ये आ जाएगा रेडिएशन की एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2 का स्क्वायर। और ये जो एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर कोई भी रेडिएशन होगा, अब रिलीज और एब्जॉर्ब आपको पता है, अगर हायर टू लोअर हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज एनर्जी होगा, और अगर लोअर टू हायर होगा तो एनर्जी क्या होगा एब्जॉर्ब होगा। और वो रेडिएशन किसके फॉर्म में होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके फॉर्म में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, और वेव के फॉर्म में तो उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स hc अपॉन लैम्डा के इक्वल होगी। तो पहले आपसे ये पूछ सकता है कि आपको दे देगा कि ऑर्बिट नंबर कहां से कहां रेडिएशन हो रहा है, तब आप एनर्जी बताओ, तो आप निकालना पड़ेगा। और कभी आपसे ये पूछते कि उस रेडिएशन का कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताओ, तो जो मैंने लिखा है कि रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, तो ये जो डेल्टा ई है ये बेटा hc अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये डेल्टा जी बेटा जूल में है तो यहाँ पे लैम्डा मीटर में हम लोग लेते थे, लेकिन आपको याद है कि अकॉर्डिंग टू न्यू एनर्जी यूनिट हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते थे। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो अगर डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको हम लोग बोलते हैं 12400 अपॉन लैम्डा किस में एंगस्ट्रॉम। और इस केस में जो हम लोग एनर्जी का फंडा लेते हैं, इस केस में जो अपना एनर्जी है बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो डायरेक्टली आपसे वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ लगा दोगे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12400 बाई डेल्टा ई किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आप जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो आप इससे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई सारे बुक में ये जो वैल्यू है, मैं फिर से लिख देता हूं बेटा स्टार लगा के, कई सारे बुक में ये वैल्यू 12420 भी होगा और कई सारे बुक में 12400 भी होगा। आप ये मत कहना कि सर ने गलत पढ़ा है, ये अकॉर्डिंग टू देखना। आप डीसी पांडे देखोगे तो 12420 होगा, एससी वाला देखोगे तो 12400 होगा। लेकिन आपको इतना अप्रॉक्स आंसर भी नहीं आएगा, तो कोई भी आप वैल्यू डालो आपको अप्रॉक्स में आंसर सेम ही मिलेगा। और अगर आप वेवलेंथ निकाल लिए तो आप जानते हो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट में न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो अब जब एनर्जी निकालनी है तो अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा होगा हायर टू लोअर या लोअर टू हायर ऑर्बिट में, तो आपसे उस ट्रांजिशन का डायरेक्टली एनर्जी भी पूछ सकता है, उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी पूछ सकता है, और उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। समझ में आया? तो इस केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो
इस केस में वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा होगा तो लैंग्वेज में देगा वेवलेंथ ऑफ रिलीज लाइट। समझ में नहीं आए? तो अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट बनते हैं कि समझो हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं तो किस ट्रांजिशन के केस में, किस ट्रांजिशन में वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितना है -13.6 और एक्साइटेड में कितना है 0, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 13.6 माइनस 0, तो 0 माइनस 13.6 क्या जाएगा 13.6। तो एनर्जी जितना ज्यादा होगा उस ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस दो ऑर्बिट का जितना ज्यादा होगा एनर्जी मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगा, जिसको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं। तो आपसे कभी बार क्वेश्चन ये मिलेंगे कि किस केस में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेंगे, किस केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेंगे। तो आइए पहले आप इसको लिख लो, इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन में कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम ए गिवन ट्रांजिशन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम आयन। जैसे ही लिथियम आयन दे दिया तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेड की वैल्यू कितनी होगी 3। प्रमोट द इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके, प्रमोट मतलब ऊपर जाना होता है, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहा है। तो इस केस में जो एनर्जी होगा वो एब्जॉर्ब फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मतलब N1 की वैल्यू जो लोअर एनर्जी स्टेट है 1 टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब ध्यान देख लो थर्ड एक्साइटेड मतलब थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो जो N2 की वैल्यू है ये 3 + 1 किसमें जाएगा बेटा फोर्थ में। फर्स्ट बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड मतलब थर्ड, थर्ड मतलब फोर्थ। तो 1 से 4 पे जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, दैट विल बी आवर फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आ जाएगा -13.6, जेड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/n1 का स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर अपॉन 1/4 का स्क्वायर। तो एक तो एनर्जी निकालना क्या है, तो पहले एनर्जी निकाल लो। तो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब जो है तो ये आ जाएगा -13.6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1 16 माइनस 1 15/16, तो -13.6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15/16। जब देखो हाइड्रोजन एटम में फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी हम लोग निकाल रहे थे तो वहाँ पे 13.6 अपॉन फोर्थ ऑर्बिट मतलब n स्क्वायर फोर्थ था, तो n का स्क्वायर कितना 16, तो इसको हम लोग डिवाइड किए थे तो यह था 0.85। फिर अब 0.85 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15, तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 114.75। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स में बात करूं तो इसको 115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले सकता हूं। इतनी एनर्जी क्या हुई बेटा एब्जॉर्ब हुई। सिंपल कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम आयन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट मतलब N1 की वैल्यू 1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 की वैल्यू कितना 4, तो लिथियम आयन मतलब जेड की 3, फॉर्मूला लगा दिया जिससे मैं निकाल दिया। कह रहा है अब जो ये एनर्जी निकला तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताओ, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूं। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब है तो ये 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, यही फॉर्मूला से जाएगा। ट्रांजिशन की कोई भी जो अगर एनर्जी देन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एनर्जी 12400 अपॉन लैम्डा होगा। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम की बात करोगे तो 12400 अपॉन ये 115 आएगा। तो जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 1070 एंगस्ट्रॉम, अगर मीटर में बात करोगे तो 1070 into 10⁻⁻10 मीटर, दैट विल बी योर आंसर। तो कह रहा है आल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। तो आपने ये क्या निकाल दिया वेवलेंथ। अब आपसे अगर पूछे फ्रीक्वेंसी तो जानते हो आप न्यू इजिकल टू सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इजिकल टू सी बाई न्यू।
न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1070 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 1070 मल्टीप्लाई 10⁻18 पर सेकेंड। दैट विल बी योर आंसर। सो सॉल्व करके तो कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस रेडिएशन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, उस रेडिएशन का कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? तो हम लोग एनर्जी डायग्राम देख रहे थे फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आइए उसी एनर्जी डायग्राम को मैं इस फॉर्मूले से कोरिलेट कर देता हूं कि किस केस में एनर्जी मैक्सिमम, किस केस में एनर्जी मिनिमम, किस केस में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आइए उसी पार्ट को हम लोग कंट्रोल करते हैं, एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें लिख लाएंगे ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम लिखना, ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी is placed at bottom, and other orbit having higher energy is placed above it। तो जो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको बॉटम पे रखेंगे, और वो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी उसको ऊपर में रखेंगे। तो समझो अगर बॉटम पे मैं इस ऑर्बिट को रख रहा हूं, ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ये एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एट इंफिनिटी। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1, दिस इज योर सेकंड मतलब n इज इक्वल टू 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर ऑर्बिट नंबर 4, दिस इज ये सबसे दूर इंफिनिटी पे होगा। अब हाइड्रोजन एटम के लिए ये एनर्जी आप निकाल चुके हो, तो ये एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बात करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बात 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बात करोगे तो 0.85, सब में माइनस साइन लगा देना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पे एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है कि अगर कोई ट्रांजिशन लोअर टू हायर और हायर टू हो रही है तो उस केस में जो एनर्जी होगा उस दोनों ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा। तो समझो अगर कोई ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से हो रहा है तो अपन दो कंपेयर करते हैं। सबसे ज्यादा समझो, अगर ग्राउंड टू इंफिनिटी हो रहा है तो इसकी एनर्जी -13.6 और इसकी एनर्जी 0, ये हायर ऑर्बिट है, तो इस दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा हायर माइनस लोअर, तो ये 0 और माइनस, और इस फार्मूले का माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा? जब इसको आप देखोगे तो ये एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा 13.6। ये एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13.6, जब अगर कोई ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे जाता है। दूसरा देखना, अगर कोई ट्रांजिशन फर्स्ट से फोर्थ पे जाता है तो ये -0.85 और माइनस माइनस प्लस 13.6, तो सीधा 13.6 माइनस 0.85 करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 12.75। अगर कोई ट्रांजिशन फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है तो फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है 13.6 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 12.1। अगर कोई ट्रांजिशन फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है तो इसका जो एनर्जी होगा ये 13.6 माइनस 3.4 दिया जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखो किस केस में सबसे मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है, तो ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो ये इसके लिए हो गया ना, और इसके लिए सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सा है? 10.2। कब? जब N1 के पास का जो एक्साइटेड हो, जो सबसे नियर बाय ट्रांजिशन होगा। दूसरा आप देखना कि अगर मैं सेकेंड से थर्ड का देखता हूं तो 3.4 माइनस 1.5, इसको देखोगे तो यह आ जाएगा 1.9। अगर आप सेकेंड से 4 पे देखोगे तो ये 3.4 माइनस 0.85, तो यह आ जाएगा 2.55, और E2 से इन्फिनिटी देखोगे तो यह आ जाएगा 3.4।
सिमिलरली आप अगर थर्ड से फोर्थ देख लो तो ये आ जाएगा 0.65 एंड थर्ड से इन्फिनिटी देख लो तो ये आ जाएगा 1.5। अब कंपेयर करते हैं सबसे दूर का ट्रांजिशन, मतलब फर्स्ट से इंफिनिटी, सेकेंड से इंफिनिटी एंड थर्ड से इंफिनिटी, किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी जा रहा है। तो ध्यान से देखना, जिसका N1 जितना छोटा है, देखो यहाँ पे आप कंपेयर करो इन तीन एनर्जी को, सब इंफिनिटी वाला है, सब इंफिनिटी पे जा रहा है। किस ट्रांजिशन में, एक ग्राउंड स्टेट से, एक सेकंड ऑर्बिट से, एक थर्ड ऑर्बिट से, किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो जिस ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे ज्यादा तभी होगा कि जब उसका N1 जितना छोटा होगा और N2 जितना बड़ा होगा। एक फॉर्मूले से आप देखना कि मैं लिख देता हूं, एनर्जी मैक्सिमम बात करें या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें या लैम्डा मिनिमम, इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लैम्डा शॉर्टेस्ट इसी को बोलते हैं। कब ज्यादा होगा, तो ध्यान से देखना, आपको गिवन ऑप्शन में वैसे पूछे तो 1 से इंफिनिटी का सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादातर आपको 4 ऑप्शन में दिए होंगे, तो उस ऑप्शन में जिसका N1 सबसे छोटा हो और N2 जितना बड़ा हो। तो N1 जितना लोएस्ट हो और N2 जितना हाईएस्ट हो, उस केस में आपको एनर्जी सबसे क्या होगा, मैक्सिमम। कोई भी गिवन 4 ऑप्शन में आपसे पूछे कि ग्राउंड स्टेट फिक्स है, सबका ग्राउंड स्टेट फिक्स है, सब 1 से जा रहा है, तो किसमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, तो 1 से इंफिनिटी। और पूछे किसमें सबसे लॉन्गेस्ट होगा, तो 1 to 2। और दूसरा मैं अगर बता दूं, फर्स्ट पॉइंट और नोट नंबर 2, आपसे पूछ दे एनर्जी मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम या लैम्डा लॉन्गेस्ट, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। इस केस में N2 गिवन N1, गिवन 4 ऑप्शन में N1 जितना हाईएस्ट हो, अगर इस ब्लैक बोर्ड पे देखोगे तो N1 देखो सबसे ज्यादा किसका है, 4 का, सबसे ज्यादा किसका है, 4 का। और N2 कितना होना चाहिए, 5। 4 का तो नहीं हमने टाइम लिया, तो 3 पे ले लो। N1 3 होना चाहिए और N2 4 होना चाहिए, तो देखो सबसे छोटी एनर्जी 0.65 है, ऑल दिस एनर्जी। तो N1 गिवन 4 ऑप्शन में जिसका सबसे बड़ा हो और N2 क्लोजर टू N1, तो सबसे कम कौन सा हो सकता है, N1 + 1 हो सकता है। यहां लिख देता हूं, सबसे कम कौन सा हो सकता है, N1 + 1 हो सकता है। तो कभी भी 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन देते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 4 ऑप्शन में N1 जिसका सबसे कम हो, N2 जिसका सबसे ज्यादा हो, दैट विल बी योर आंसर। और अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट एनर्जी के लिए, तो जिसका N1 सबसे गिवन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा होगा और N2 उसके नियर बाय होगा। तो आइए इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर देता हूं, आप इसको बड़े ध्यान से लिख लो। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कई बार न्यूमेरिकल बिना आप सॉल्व किए इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? आई होप आज का लेक्चर आपको बोर्स मॉडल काफी अच्छे से समझ में होगा। बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी एंड बोर एनर्जी, आपको ये काफी अच्छे से समझ में होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आइए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, अगर ध्यान से मैं देखूं तो पहला पार्ट में लैम्डा क्या होना चाहिए, कम, और एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए गिवन 4 ऑप्शन में से आप देखो किसका N1 छोटा है, और N1 जब पता चल जाए तब देखो कि N2 किसका बड़ा है। पहला ट्रांजिशन है 2 to 3, 3 to 4, 2 to 4 एंड 3 to 5। तो अब आपको देखना किसका N1 को देखो, तो N1 यहाँ 2 है, N1 यहाँ 2 है। अब इसमें किसका N2 बड़ा है, इसका N2 बड़ा है, तो दिस विल बी योर आंसर। बस ये देखना, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन का आप 2 देखना, दूसरे ऑप्शन का 5 देखना, नहीं, जिसका N1 छोटा है तब कंपेयर करो कि उसमें N2 किसका बड़ा है। सेकंड है देखो 3 to 5, 4 to 5, 5 to 6, 7 to 8, तो जिसका N1 छोटा
और इस चार ऑप्शन में इसी का n1 छोटा है, देखो 3 4 5 7, तो सबसे ज्यादा n1 छोटा है, तो दिस विल बी योर ऑप्शन। यहाँ करेक्ट 2 टू इंफिनिटी, 1 टू 2, 4 टू 5, 1 टू 5, तो आपको पहले n1 देखना है, n1 2 ये नहीं हो सकता, 1 ये नहीं हो सकता, 1, इन दोनों का n1 छोटा है। अब देख लो 1 टू 2, 1 टू 5, कौन सा हो जाएगा, 1 टू 5। अगर समझो क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको देखना पड़े लैम्डा लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या देखोगे, किसका n1 बड़ा है, पहले क्या देखोगे किसका n1 बड़ा है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 9 है, तो आपको इन दोनों में देखना है। n2 n1 के क्लोजर, तो 6 के क्लोजर 7 है, 6 के क्लोजर 9 है, कौन ज्यादा क्लोजर है, ये, तो दिस विल बी योर आंसर। जब मिनिमम एनर्जी की बात करें तो आपको n1 सबसे बड़ा देखना है और n2 उस बड़े n1 के क्लोजर देखना है। इसमें देख लो 2 टू 7, 1 टू इंफिनिटी, 3 टू 10, 4 टू 12, सबसे ज्यादा n1 इसी का बड़ा है, तो दैट विल बी योर आंसर। या तो आप न्यूमेरिकल से निकालो या ऐसे शॉर्टकट से कॉन्सेप्ट से निकालो, दोनों एक ही चीज है। आज के लेक्चर में इसी पार्ट को पढ़ना था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए, और कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर एटॉमिक मॉडल, जो आपको मैंने कंप्लीट कराए, बोर्स वेलोसिटी, बोर्स रेडियस एंड बोर एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन योर nth ऑर्बिट, दैट इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आएगा। एज यूजुअल लेक्चर कैसा लगा अब बताइएगा जरूर, लेक्चर पसंद आए तो आप एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों से जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।